ओके। शुरू। गुड इवनिंग। आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे संसद की आवश्यकता हमें क्यों है और भारतीय संविधान में संसद के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, संसद के क्या स्ट्रक्चर है, संसद क्या करती है, संसद के कार्य एवं शक्ति, इन सारे बातों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखेंगे। देखेंगे हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। आप जानते हैं भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपको हम बताए होंगे कि लोकतंत्र का आधार गवर्नमेंट होता है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता के द्वारा संचालित सरकार, होता है ना, डेमोक्रेसी, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का मतलब क्या होता है जनता, और क्रेसिया का मतलब क्या होता है शासन। डेमोस का मतलब जनता और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है शासन, यानी जनता का शासन। लोकतंत्र के तीन आधार होते हैं, या कहे तो गवर्नमेंट के तीन आधार होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो है वो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो विधायिका कानून बनाती है उसको क्रियान्वित करती है यानी लागू करती है, और न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है, संविधान की रक्षा करती है और संविधान का व्याख्या करती है। तो आप पढ़ रहे हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र में संसद लोकतांत्रिक देश का जो है अंग है तीन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो संसद क्या है, विधायिका है, तो इसका काम क्या है कानून का निर्माण करना। देखेंगे आगे, निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश कैसे करेंगे, विधायिका के माध्यम से, संसद के माध्यम से। यही वे तत्व जो भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करती है। ठीक है, आगे देखेंगे संसद के विषय में हम आप लोगों को डिटेल्स बताएंगे, और अभी जो है चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ठीक है, और इसी समय आप लोग पढ़ रहे हैं तो यहां से संभावना बनेगा सवाल बनने का। हमारी संसद देश के नागरिकों की निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। ध्यान देखेंगे, कह रहा है हमारी संसद देश के नागरिकों की निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने, ठीक है, और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। अब यहाँ समझने वाला बात है, हमारी संसद जो है देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने, यानी हमारे जो संसद निर्णय लेती है उसमें नागरिकों की बात बोला जा रहा है, नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने।
तो भारत में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष है। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में होते हैं जो निर्णय लेते हैं और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। अब यहाँ सवाल है जो नागरिक कैसे जो है नियंत्रण रखती है, अंकुश कैसे लगाती है। तो देखेंगे यह संसद है, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो देखेंगे जो लोकसभा है उसको बोलते हैं जनता का सदन, जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपुल बोला जाता है, ठीक है। तो लोकसभा में जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हाल ही में हम लोग चुनाव किए, चुने ना। तो देखेंगे कि यह लोग जो होते हैं जनता का सदन लोकसभा कहा जाता है। तो कह रहा है सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। लोकसभा का गठन हुआ, हम लोकसभा के सदस्यों को चुन लिए और यही लोग जो है जाकर सरकार का गठन करेंगे। जैसे आप सुने होंगे न्यूज में, कल प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, होंगे ना, कल लेंगे ना, कल शाम में। तो कल प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तो हम लोग किसको चुने, लोकसभा सदस्य को, और यहां से जो है कार्यपालिका का गठन होगा। देखेंगे इस कार्यपालिका को बोला जाएगा सरकार, यानी कल जो है मंत्रिपरिषद का गठन होगा, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और उनके साथ साथ कई मंत्री शपथ लेंगे, लेंगे ना, तो वो मंत्रिपरिषद होगा। अब सरकार जब काम शुरू करेगी तो इसमें कुछ विपक्ष के भी लोग होंगे, विपक्ष के लोग होंगे ना, तो विपक्ष के लोग जो है सरकार पर अंकुश रखते हैं। कैसे, तो जो सरकार काम करती है, यहाँ पर कल सरकार का गठन होगा, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके साथ कई मंत्री शपथ लेंगे, सरकार का गठन हो गया। अब सरकार जो है काम करना शुरू करेगी, संसद की बैठक होगा। जब इसमें काम शुरू होगा, हमारे संसद बैठेगी, उसमें विभिन्न सारे विधेयक लाए जाएंगे, विधेयक पारित किए जाएंगे। तब इसमें होगा, एक होगा सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष होगा जो सरकार चलाएगा, और एक होगा विपक्ष। तो विपक्ष का जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार के नाकामियों को जनता तक लाना, सरकार के नाकामियों को सदन में उठाना। जैसे अभी देख रहे हैं न्यूज़पेपर में आ रहा है, अभी देख रहे होंगे किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तब जो है गठबंधन सरकार बनेगा। तभी देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में आ रहा है जो सहयोगी पार्टी है, जो सहयोग करने वाले हैं, अब वो बोल रहे हैं कि आप जो अग्निवीर योजना लाए हैं उसमें संशोधन करना होगा, ऐसा न्यूज में आया ना। अब होगा कि नहीं वो तो आगे देखने को हम लोगों को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरह जब इसमें पक्ष और विपक्ष होगा, तो जब विपक्ष मजबूत होता है या इसमें जो मेंबर होते हैं वो सरकार पर विभिन्न तरह से अंकुश लगाते हैं। जैसे आगे इसमें मिलेगा, जैसे प्रश्न पूछकर, जैसे आप लोग इस हाउस के मेंबर हैं तो सरकार से प्रश्न पूछेंगे, उनका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे, उन पर हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इस तरह से विभिन्न सारे जो है विधियों से ये लोग सरकार पर अंकुश रखते हैं, ठीक है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व हो जाता है, ठीक है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, ठीक है, लोग फैसला क्यों लेगा लोकतंत्र में, उसको देखेंगे। देखेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग गुलाम थे, हम लोगों के ऊपर कौन शासन कर रहा था, अंग्रेज। लेकिन कानून कौन बना रहा था उस समय, अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेज कानून बना रहा था। तो उस समय हमारे देश में जब इसका गठन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो यह बोल रहा था, मांग रहा था, इस बात की मांग कर रहा था कि भारत के लोगों को भी विधायिका में हिस्सेदारी दिया जाए। यानी जहां कानून बन रहा है, जहां पर विधान परिषद उस समय था, विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाए। जानेंगे आप लोग 1853 में, सॉरी 1853 ईस्वी में अंग्रेजों ने कानून निर्माण के लिए
1853 के एक्ट के द्वारा 12 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया था जहां कानून निर्माण हो रहा था। तो भारतीय सदस्यों ने 1885 से ही मांग करने लगे थे और कहा जाता है 1892 में भारत में आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। माना जाता है भारत में आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत 1892 में हुई और इसी समय भारत में भारतीय सदस्यों को पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी भारतीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे। और 1892 के अधिनियम से ही, ठीक ना, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है 1885 से कांग्रेस ने मांग करना शुरू कर दिया। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से आप जानते हैं, 1909 में जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी दी। देखेंगे 1909 के अधिनियम से भारतीय लोगों को विधायिका में हिस्सेदारी दिया गया। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दी। ठीक है, इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और इसी समय 1909 के द्वारा ही, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ही भारतीय लोगों को बजट पर पूरक और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होता है। ठीक है, 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब होता है? 1909 के अधिनियम के द्वारा, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर पूरक और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक और अनुपूरक समझते हैं? संसद में आप देखते होंगे संसद की कार्यवाही, तो उसमें पूरक प्रश्न पूछा जाता है, अनुपूरक पूछा जाता है। तो वही बात पर पूरक समझ गए? नहीं समझे। देखिए संसद में प्रश्न पूछा जाता है तो संसद में प्रश्न पूछने का तरीका होता है, ऐसा नहीं जो चाहे जब उठ के पूछ दे। संसद में किसी भी मेंबर को प्रश्न पूछने से पहले कम से कम 10 दिन पहले और अधिकतम जो है 21 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देना पड़ता है, राज्यसभा में सभापति को देना पड़ता है। और जिस दिन आपका जो समय आएगा उस दिन आप सवाल पूछेंगे। प्रश्न का तरीका होता है तारांकित, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को आपको देना पड़ेगा सूचना। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा के जो मेंबर चुन के गए हैं जो 543, ठीक ना, उसी में से किसी को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं सरकार का गठन होने वाला है, तो उसमें स्पीकर का चुनाव जो है, जो 543 मेंबर है उसी में से जो है एक स्पीकर का चुनाव होगा। ठीक ना, और वह उस सदन की अध्यक्षता करेंगे। तो स्पीकर से जो संसद में मेंबर हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसे मान लीजिए आप जहां के सांसद, मान लीजिए आप पटना के सांसद हैं, अगर आपको पटना से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप जो है लोकसभा स्पीकर को कम से कम 10 दिन पहले और अधिक से अधिक 21 दिन पहले सूचना देंगे। उसमें प्रश्न पूछने का आपका तरीका क्या होगा वो भी बताना होगा। अगर आप प्रश्न के ऊपर ऐसे स्टार मार्क्स दे दिए तो इसको बोला जाएगा कि आप तारांकित प्रश्न पूछना चाहते हैं। तारांकित, ठीक ना, अगर आप सवाल पर तारांकित दे दिए तो आपको टाइम दिया जाएगा। तो तारांकित प्रश्न में क्या होता है, जो आपको मंत्री से क्वेश्चन किससे पूछेगा? गवर्नमेंट से। अगर आपका सवाल किससे जुड़ा हुआ है, जैसे आपका रेलवे से संबंधित है तो रेल मिनिस्टर से पूछेगा, अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो कृषि मंत्री से पूछेगा। तो अब जब सवाल पूछेंगे तो तारांकित प्रश्न में आप जो है मौखिक सवाल पूछते हैं और मंत्री जी आपको मौखिक ही जवाब देते हैं। तो जब मौखिक सवाल पूछते हैं, मौखिक उत्तर दिया जाता है, तो मंत्री जी जब जवाब देंगे तो अगर आप जवाब से उसमें क्रॉस क्वेश्चन जो पूछेंगे उसी को बोला जाता है पूरक प्रश्न। ठीक है, उसको बोला जाता है पूरक प्रश्न। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप उधर से रिटर्निंग कोई क्वेश्चन पूछ दिए, कोई बात समझ में नहीं है, तो हो गया पूरक।
और जब संसद सदस्य स्टार नहीं देते हैं तो वो हो जाता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित में जो है मेंबर जो है लिखित रूप से सवाल पूछते हैं। तो जब आप लिखित रूप से मंत्री जी से सवाल पूछिएगा तो हो सकता है उस दिन ना देकर दूसरे दिन दें, क्योंकि उसमें आपको पूरा डाटा देना पड़ता है। तो उसमें जब आपको लिखित रूप से जवाब देंगे तो जब तक आप फिर उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक पूछेंगे कैसे। मान लीजिए आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, हम 10 पेज का आंसर लिखकर आपको दे दिए, तो फिर आप 10 पेज पूछिएगा, पढ़िएगा तब ना हमसे सवाल पूछिएगा। तो उसी को बोलते हैं अनुपूरक प्रश्न। तो भारतीय मेंबर को, भारतीय सदस्य को 1909 के अधिनियम के द्वारा, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, इस अधिनियम के तहत जो है कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई, मंजूरी की गई। यानी जो विधान परिषद था उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सदस्यों को लोक महत्व के विषय पर तारांक पूरक और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। जैसे आज हमारे जो मेंबर लोग चुनकर वहां गए हैं वो कैसे प्रश्न पूछते हैं, लोक महत्व के। आप जितने भी मेंबर चुन के जाएंगे तो अपने अपने एरिया से संबंधित मामला पूछेंगे जो लोक महत्व से जुड़ा हो। ठीक है, देखेंगे ईवीएम। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में इस्तेमाल किया गया। अब देखेंगे थोड़ा सा हम लोग इस ईवीएम के विषय में जानते हैं। भारत में ईवीएम का स्थापना जो है के हनीफा नामक व्यक्ति ने किया। के हनीफा नामक व्यक्ति ने ईवीएम का प्रयोग जो है स्थापना किया। भारत में सबसे पहले 1982 ईस्वी में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। एक केरल के थरूर विधानसभा में। जैसे भारत में ईवीएम का जो है खोज जो है के हनीफा नामक व्यक्ति ने किया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारत में सबसे पहले 1982 ईस्वी में केरल के थरूर विधानसभा में इसका प्रयोग हुआ। समझ गए, ये प्रायोगिक तौर पर जो है विधानसभा के एक जो पोलिंग सेंटर पर थरूर विधानसभा में इसका प्रयोग हुआ। उसके बाद जो है 1987 में राजस्थान में, दिल्ली में, ठीक है, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में प्रायोगिक तौर पर प्रयोग किया गया, जो सफल हो रहा है कि नहीं। उसके बाद संपूर्ण भारत के राज्य गोवा में 1999 में संपूर्ण राज्य के विधानसभा में चुनाव कराया गया, जो सक्सेस हो गया। तो ठीक ना, अगर पूछेगा भारत में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग पूर्ण रूप से किस राज्य में हुआ, तो गोवा में 1999 में। लेकिन इसका टेस्टिंग कब हुआ, तो 1982 ईस्वी में केरल के विधानसभा थरूर विधानसभा में। जैसे बिहार है, बिहार में 243 विधानसभा है, जैसे पटना जिला में कई विधानसभा है, ठीक ना। तो उस तरह से केरल राज्य के थरूर विधानसभा में इसका प्रयोग हुआ था 1982 में। 1987 में फिर टेस्टिंग किया गया और राज्यों में, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में, और पूर्ण रूप से गोवा में इसको कराया गया पहली बार विधानसभा। और पूरे संपूर्ण भारत में पूछेगा तो 2004 के जो है लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया। अब देखेंगे ईवीएम के साथ अब एक और आ गया है वीवीपैट। वीवीपैट समझते हैं, जैसे वोट देने जाएंगे ना, वोट देंगे तो देखेंगे जो पर्ची, जैसे एटीएम से आप जाएंगे, एटीएम से रुपया निकालते तो कितना रुपया निकाले पर्ची मिलता है ना, उस तरह अब जो है वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। तो 2019 के लोकसभा से संपूर्ण भारत में वीवीपैट का भी प्रयोग होने लगा। अब एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में इसी से गया था, ठीक ना। अभी एडीआर एक जो संगठन है उसने सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गया था। उसने कहा जब काउंटिंग होगा तो जो ईवीएम में जो कुल वोटिंग है और वो पर्ची उसमें उसका मिलान किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया, बोला एक बहुत सारा, तो फिर वही बात हो जाएगा बैलेट पेपर वाला काउंटिंग, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसी समय आप देख लेंगे, देखेंगे ईवीएम पर जब दाबते हैं तो उसमें मशीन में जैसे पर्ची गिरता है, ठीक ना, आपको मिलेगा नहीं लेकिन उसी में गिर जाता है, ठीक है। तो देखेंगे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले 2004 के पूरे संपूर्ण भारत के लोकसभा में चुनाव में हुआ। देखेंगे अगर इसको और ज्यादा जानेंगे तो ईवीएम जो होता है ना, एक ईवीएम मशीन में 16 उम्मीदवार का ही आप उसमें रख सकते हैं। अगर 17 उम्मीदवार हो गया किसी चुनाव में तो दूसरा मशीन जोड़ना पड़ेगा उसमें। तो एक मशीन जो है होता है और उसमें जो बटन दाबने वाला होता है,
तो एक बटन दाबने वाला में 16 हो सकता है, और ऐसा उसमें 4 जोड़ सकते हैं, यानी 64 से ज्यादा। अगर किसी इलेक्शन में 64 से ज्यादा उम्मीदवार हो गया तो उसमें ईवीएम काम करना बंद कर देगा, लेकिन उतना नहीं होता है, ठीक है ना। 16 होगा तो वो काम कर सकता है। और एक ईवीएम मशीन में 3840 वोट आप दबा सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोले? एक ही आदमी बारी बारी से देना होगा ना, एक बार नहीं देना पड़ेगा। एक व्यक्ति 2 बार कैसे दे सकता है? इसीलिए तो बैलेट पेपर को हटा दिया गया। बैलेट पेपर में लोग 2 जगह मोहर मार देते थे तो बोकस हो जाता था। अब क्या है, उसके बदले में जो है नोटा आ गया है। अगर उसमें से जो मेंबर होते हैं, उसमें से कैंडिडेट अगर वो नहीं पसंद करते हैं तो नोटा दाब देंगे। अभी आप सुन रहे होंगे, अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें इंदौर में सबसे ज्यादा जो है नोटा का प्रयोग हुआ है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। अब अगला पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखेंगे भारत में देश के सभी वयस्क नागरिकों को जो 18 वर्ष से अधिक के हैं वोट देने का अधिकार है। देखेंगे यहां से सवाल पूछे जाते हैं, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? आप लोग बताएंगे क्लास में, जो भी लोग प्रेजेंट है, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? सवाल है कानूनी अधिकार, ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। अब ऑप्शन शुरू होता है केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, उपरोक्त में से सभी, केवल 1। आप लोग बताएंगे। तो वोट देने का अधिकार जो है इसको लीगल राइट, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहते हैं, ठीक ना। तो देखेंगे भारत में सबसे पहले भारत में मत देने की जो है शुरुआत, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब होता है? 1892 में। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत होता, तो निर्वाचन होगा तो वोट देंगे। और महिलाओं को भारत में 1919 के अधिनियम के द्वारा ही मत देने का अधिकार मिला, जो महिला लोग 1926 से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया, जिसमें कहा गया जिसका उम्र 21 वर्ष है वे लोग मतदान में भाग लेंगे। लेकिन बाद में जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने तो उन्होंने मत की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो कब कर दिया? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में 1989 में मत देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो यानी 18 वर्ष जिसका हो गया है, जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो चुका है, वे लोग मतदान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 1989 में मत देने की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। इसको नोट कर लेंगे, जो पॉइंट जो बोलते हैं एक्स्ट्रा जो नहीं है उसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे है लोग ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है? जनता होता है, क्योंकि जनता ही जो है अपने प्रतिनिधि को शक्ति देता है, ठीक है। अब है प्रतिनिधि ही संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोग ही संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो यहाँ बोला गया है ना, यह लोकसभा है, तो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है ना, जनता का सदन बोला जाता है ना। यानी जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति यहाँ पर भाग लेता है, यानी जिसका उम्र 18 वर्ष हो चुका है वो मतदान प्रक्रिया में भाग लेता है और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और देखेंगे लोकतंत्र में एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का खूबी है, हम लोग अपने नेता को चुनते हैं, हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वही बात कर रहा है, लोग ही संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक दिक्कत क्या यहाँ होता है, हम लोग तो अपने प्रतिनिधि को चुन देते हैं, लेकिन प्रतिनिधि चुनने के बाद जो है दर्शन नहीं देते हैं। हम लोग अपने सांसद महोदय को चुन लेते हैं, उसके बाद वो नहीं मिलेंगे।
अभी चुनाव चल रहा था, 2 महीना खूब आके आपके यहाँ मिले, ठीक ना, लेकिन अब नहीं मिलेंगे वो लोग, ठीक ना। देखेंगे सरकार, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। आप जानते हैं सरकार के बीच, ठीक ना, संसद जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही एक समूह सरकार बनाता है। देख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ 543 मेंबर का। सरकार वही बनाएगा जिसके पास 272 लोगों का समर्थन होगा। जिस पार्टी या जिस गठबंधन के पास 272 या 272 से ज्यादा मेंबर का समर्थन होगा वही सरकार बनाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। क्लियर? तो आप सुन रहे हैं अभी एनडीए अभी चर्चा में है, चर्चा में ना, गवर्नमेंट बनने जा रहा है। पिछले सीजन में आप सुने थे मोदी सरकार, अभी सुन रहे हैं एनडीए सरकार। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। भाजपा जो है जितने भी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया है उसको बोला जाता है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो अभी जो है ये जो एनडीए दिखाया जा रहा है कि इनको 292 या 93 मेंबर का चुनाव जीत चुके हैं, तो ये लोग सरकार बनाए जाएंगे। कहीं कहीं 303 दिखा रहे हैं, मैंने हो सकता है कोई और समर्थन दिया हो। 292 जीता है, लेकिन कुछ 16 या 17 निर्दलीय जीता है, तो लोग सपोर्ट कर दिया होगा, ठीक ना। तो ऐसे मान लीजिए 292, ठीक ना, तो 272 मेंबर जिसके पास होगा वो सरकार बनाएगा। तो यहाँ क्लियर हुआ, निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाएगा। और जो कुछ लोग होंगे, जैसे सुन रहे होंगे 233 या 34 जो है विपक्ष वाले लोग जो है, इनके गठबंधन को इंडिया बोला जा रहा है, तो ये लोग विपक्ष में हो गए। क्लियर? देखेंगे भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्थान। आप देखेंगे भारत में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है केंद्र का अपना सरकार और राज्य का अपना सरकार। तो भारत की जो संसद है देश की सर्वोच्च विधायिका है, देश की सर्वोच्च निकाय है जो कानून का निर्माण करती है। इसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखेंगे, अब लोकसभा राज्यसभा के विषय में हम आप लोगों को डिटेल्स बता देते हैं। राज्यसभा में कुल इतने होते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें 245 मेंबर हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल मेंबर इतना होते हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में भी कितने मेंबर हैं? 543 मेंबर हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 543। राज्यसभा में वर्तमान में कितने हैं? 245। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्ति है। निर्वाचन क्षेत्र, देखेंगे देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। आप देखे होंगे ये भारत के जो संसद है इसमें लोकसभा में मेंबर कितने हैं? 543। तो 543 निर्वाचन क्षेत्र इंडिया में है। वही बात कर रहा है, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और यह जो बंटवारा हुआ है जनसंख्या के आधार पर हुआ है। आप देखे होंगे मुखिया के लिए भी बटा हुआ है। मुखिया जो है 5000 से 7000 की जनसंख्या पे एक मुखिया होंगे, 250 से 500 की आबादी पर एक वार्ड होंगे, 5000 की जनसंख्या पे एक समिति होंगे। उसी तरह जो है प्रखंड प्रमुख होंगे, 50,000 की जनसंख्या पे एक क्या होंगे? जिला परिषद होंगे। ठीक उसी प्रकार से जो है भारत में लोकसभा को विभिन्न सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। देखेंगे संसद की भूमिका। संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाता है। अब देखेंगे संसद में निम्न लोग होते हैं। कौन कौन लोग होते हैं?
संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखेंगे सांसद का जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, अभी सुने बहुत सारे, कोई डॉक्टर था एमपी बन गया, कोई कलाकार था, फिल्म स्टार था, जैसे आप सुने होंगे कंगना रनौत। तभी क्या करा है, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप रवि किशन का नाम सुने होंगे, फिल्म स्टार थे, भोजपुरी फिल्म स्टार। क्या बोले, मनोज तिवारी। फिर कंगना रनावत का नाम सुने होंगे आप जहाँ के पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, पेशा से डॉक्टर है ना, डॉक्टर एमबीबीएस है। तो इस तरह से विभिन्न संसद में हमारे विभिन्न सारे पेशा के जो है पृष्ठभूमि के लोग जो है इसमें जीतकर आते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बेफ के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले के से ज्यादा हो गई है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों बेफ सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे लोग भी अब इसमें आने लगे हैं, अब चुनाव जीत के आने लगे हैं। देखेंगे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। इसके पहले हम संसद के विषय में कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को बता देते हैं, इसको ध्यान से देख लेंगे। देखेंगे संसद जो है भारत में जो संसदीय व्यवस्था है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और देखेंगे संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं। एक को बोला जाता है लोकसभा, एक को बोला जाता है लोकसभा, एक को बोला जाता है राज्यसभा, और एक को बोला जाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और ये तीनों के अंग को बोला जाता है संसद। देखेंगे संसद जो है इसका वर्णन जो है आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक है। ठीक ना, इसमें जो है आर्टिकल 79 में संसद शब्द का वर्णन है। देख लेंगे जो लोकसभा है इसको बोला जाता है निम्न सदन, लोअर हाउस। ठीक है, संसद में लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, बोला जाता है द्वितीय सदन, सॉरी प्रथम सदन, प्रथम सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, जनता का सदन, निश्चित कार्यकाल वाला सदन। अब देखेंगे निश्चित कार्यकाल वाला सदन भी इसको लोकसभा को बोला जाता है। उसके बाद इसको बोला जाता है जनता का सदन, जनता का सदन भी बोला जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित सदन इसको बोला जाता है। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट जो ऑनलाइन में है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे राज्यसभा को जो है इसको बोला जाता है अपर हाउस, यानी उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है, द्वितीय सदन बोला जाता है। देखेंगे एक इंटरेस्टेड सवाल है, जैसे सवाल पूछे जाते हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो देखेंगे बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में गलती मार देते हैं। राज्यसभा परमानेंट सदन है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, इसको बोला जाता है अस्थाई सदन, अस्थाई सदन यानी परमानेंट हाउस है। इसका जो है कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, इसके प्रत्येक मेंबर का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है, और इसके मेंबर जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। देखेंगे इसको बोला जाता है उच्च सदन, द्वितीय सदन, अस्थाई सदन। देखेंगे राज्यसभा को बोला जाता है राज्यों का परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों का परिषद, इसको राज्यों का परिषद भी बोला जाता है। देखेंगे अनिश्चित कार्यकाल वाला
अनिश्चित कार्यकाल वाला सदन भी बोला जाता है। अनिश्चित कार्यकाल वाला भी सदन कहा जाता है। इसको लिख लेंगे जल्दी से। क्या बोले? टेस्ट ले लेंगे। जैसे प्रेम जी का तबीयत खराब है, वो नहीं आ रहे हैं। वो जो टाइप करते हैं ना, वो नहीं आ रहे हैं, आ जाएंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे बढ़े। अब देखेंगे कुछ और बात देखेंगे इसमें। जैसे देखेंगे इस तरह हम बता रहे हैं। अब डायग्राम इसको देखेंगे। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। देखेंगे आपके जो नोट्स है, पीपीटी है, उसमें बता रहा था इसमें 250 और इसमें दिखा रहा था 545। लेकिन वर्तमान में इसमें जो है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 मेंबर हैं और लोकसभा में 543, 45 नहीं, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। जैसे लोकसभा में 545 मेंबर थे, ठीक है, तो इसमें जो है इसको देखिए, पहले लिख दे रहे 545 था, तो इसमें दो तरह के मेंबर होते थे। एक होते थे निर्वाचित और एक होते थे मनोनीत। तो जब लोकसभा में 545 मेंबर हुआ करता था, तो इसमें जो है 2 मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे और हो गया 543 मेंबर जो है डायरेक्टेड जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते थे। तो ये जो होते थे एंग्लो इंडियन होते थे, आंग्ल भारतीय मेंबर, यानी वैसे व्यक्ति जिनके माता और पिता में से एक यूरोपीय हो और एक इंडियन हो। उन समुदाय के लोगों के लिए 2 मेंबर इसमें होते थे जो राष्ट्रपति डायरेक्ट इनको मनोनीत करते थे, ठीक ना। और इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 331 अनुच्छेद 331 में वर्णित था। पहले देखेंगे 2126वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 2020 में जो एंग्लो इंडियन का मेंबर था उसको समाप्त कर दिया गया। पहले जो है ऐसा व्यवस्था था लोकसभा में। 2020 के पहले लोकसभा में 545 मेंबर हुआ करते थे, उसमें 543 जनता के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित होते थे और 2 मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, एंग्लो इंडियन। उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 331 में वर्णित था। अब जो है 126वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में समाप्त हो गया। आगे बढ़े जाए ना, बोलिए। अब देखेंगे वर्तमान में जो है, वर्तमान में लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 543। तब इसमें 543 के 43 सभी जो है निर्वाचित मेंबर हैं। सभी क्या है? निर्वाचित। अब मनोनीत इसमें मेंबर नहीं होते हैं। मेंबर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसको जनता का सदन बोलते हैं। अब देखेंगे इसमें जो है एक बात ध्यान में रखना है, एससी और एसटी इसमें आरक्षण। अब इसमें जानना है आरक्षण, तो देखेंगे अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है, ठीक ना। तो देखेंगे वर्तमान में लोकसभा में 84 मेंबर और 47 जो है एसटी के लिए। वर्तमान में लोकसभा में 84 सदस्य अनुसूचित जाति के लिए है और 47 मेंबर जो है अनुसूचित जनजाति के लिए मेंबर हैं, ठीक है। यह लोकसभा हो गया, ठीक है। अब देखेंगे, अब जैसे आप जानेंगे लोकसभा के 543 मेंबर जो हैं वो भारत के विभिन्न सारे निर्वाचन क्षेत्रों से चुन के आते हैं, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तभी यूपी से मेंबर चुन के आते हैं 80। बिहार से अगर देखेंगे तो बिहार से 40। अगर सेकेंड में देखेंगे तो महाराष्ट्र है 48 है,
ठीक ना। इस तरह से इसको विभिन्न सारे जो है निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। अब इसको देख लेंगे, इसको देख लेना जरूरी हो गया है। 543 को भी कैसे बांटा गया है। अब 543 मेंबर कहां से चुन के आएंगे, तो भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आएंगे, ठीक ना। तो केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आएंगे तो यहां पर होगा 524 अब प्लस 19 कितना हो जाए 543 हो जा रहा है, ठीक है। तो 524 जो मेंबर हैं ये चुन के आएंगे 28 राज्य से, 28 राज्य से चुन के आएंगे, ठीक। अब राज्यों के जो मेंबर का भागीदारी होगा उनको जनसंख्या के आधार पर दिया गया। जैसे हम बता दिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है तो वहां से 80 मेंबर चुन के आते हैं, महाराष्ट्र से 48 आते हैं, बंगाल से 42 आते हैं, बिहार से 40 आते हैं। इस तरह से जो है विभिन्न सारे राज्यों के लिए निर्धारित किया गया। यहीं पर देखे होंगे एमपी में कितने हैं 29 है। अभी तो देख रहे होंगे चुनाव आया, विभिन्न राज्यों का आपको मिल भी गया होगा डाटा। उसके बाद 19 जो है ये कहां से आते हैं, तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश वहां से चुन के आते हैं 19। अब 19 में देखेंगे यहां पर ध्यान रखना है दिल्ली से आते हैं 7 मेंबर, ठीक ना। J&K 5 7 5 12 हो गया। और अंडमान एवं निकोबार एवं दादर एवं नागर हवेली को विलय कर दिया गया, तो वहां से अंडमान एवं निकोबार एवं दादर एवं नागर हवेली के लिए 2, तो कितना हो गया 12 और 2 14। इधर कितना हुआ 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब बच गया कितना केंद्र शासित है 5, 1 2 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ना हुआ, तो 7 5 12 और 2 14। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने बच रहा है 5। तो उसके बाद जो है सभी के लिए 1 हो जाएगा 19 हो जाएगा, 14 5 19 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब देखेंगे 2023 में सरकार ने महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया, लोकसभा में महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया, ठीक है। तो देखेंगे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 2023 में पारित किया गया। इसमें लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, जो कि 2029 से लागू होगा, जो कि 2029 से लागू होगा। देखेंगे 128वें संविधान संशोधन विधेयक, ठीक ना। अधिनियम पूछेगा तो 106 अधिनियम बना 106 के द्वारा लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, जो कि 2029 से लागू होगा, जो कि 2029 से लागू होगा। जो 2029 से लागू होगा, ठीक है। अब देखेंगे पूछ सकता है महिलाओं को जो लोकसभा में आरक्षण दिया गया है कितने वर्षों के लिए दिया गया है। लोकसभा में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वह 15 वर्षों के लिए दिया गया है। प्रारंभ में 15 वर्ष, फिर आगे उसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम लोग राज्यसभा को देख लेते हैं। अब देखेंगे, अब हम लोग राज्यसभा को देख लेते हैं। देखेंगे राज्यसभा वर्तमान में इसमें मेंबर कितने हैं 245। तो देखेंगे राज्यसभा में 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। देखेंगे राज्यसभा में वर्तमान में 12 मेंबर मनोनीत होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और यहां बच जाते हैं 233 मेंबर जो कि निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब कौन व्यक्ति मनोनीत होगा, तो देखेंगे यह व्यक्ति वही हो सकता है जो कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, समाज सेवा से जुड़ा व्यक्ति हो,
ऐसे व्यक्ति जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, 12 मेंबर को राष्ट्रपति। अगर इसको संविधान के आर्टिकल देखेंगे तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80A में है। ठीक है, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है। देखेंगे यहां पर आरक्षण लिख देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे राज्यसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए चाहे महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, तो यहाँ पर 31, यानी कोई आरक्षण राज्यसभा में नहीं है। आरक्षण कहाँ है? लोकसभा में। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं। अब बच गए 233 मेंबर जो केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों से चुन के आते हैं। ठीक है, देखेंगे राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जितना रिटायर्ड होते हैं उतने मेंबर फिर से चुन लिए जाते हैं। जितने मेंबर अवकाश ग्रहण करते हैं उतने मेंबर पुनः चुन लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कहा जाता है राज्यसभा को राज्यों का परिषद। तो ध्यान देंगे राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनका चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनका चुनाव राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर इनका चुनाव करते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, यानी एमएलए लोग इनको चुनते हैं। अभी आप लोग देखे होंगे, चर्चा का विषय था चंडीगढ़ से चुनाव हुआ, सॉरी चंडीगढ़ नहीं, हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ तो मेंबर जितना चाहिए था कांग्रेस का, जीत गया बीजेपी का। तो ये मामला चर्चा के विषय बना हुआ था। ठीक है, तो राज्यसभा के जो मेंबर चुन के आते हैं, कहां से आते हैं? राज्य के विधानसभा के मेंबर चुनते हैं। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। और ध्यान रखेंगे यह चुनाव खुला मतदान द्वारा होता है। देख लेंगे भारत में गुप्त मतदान सुने होंगे, लेकिन एकमात्र चुनाव है राज्यसभा का जो खुला मतदान होता है। ऐसा क्यों? सोचे हैं क्या ऐसा क्यों? राज्यसभा में अब तो क्लियर हो गया, राज्य की विधानसभा के सदस्य चुनेंगे तो जिस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा उसी पार्टी के लोग ना देंगे। तो यहाँ पर पहले होता क्या था? 2009 के पहले धांधली होता था, गुप्त मतदान होता था। कौन किसको दे दिया, क्रॉस वोटिंग ज्यादा होता था, खरीद फरोख्त होता था। तो इसको ओपन मतदान कर दिया गया, यानी जिस पार्टी का मेंबर वोट देंगे अपने जो है पार्टी के पदाधिकारियों को दिखा देंगे। अभी इस सब के बावजूद फिर भी खेला हो गया इस बार हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। वहां के सीएम कौन है? सुखविंदर सुक्खू। तो नियम के अनुसार से वहां पर जो है 67 या 68 है विधानसभा में, और कांग्रेस के पास विधायक ज्यादा है, तो एक सीट खाली हुआ था राज्यसभा का। तो नियमतः कांग्रेस का सांसद बनना चाहिए था राज्यसभा का, लेकिन बन गया बीजेपी का। तो यानी कांग्रेस का कुछ मेंबर जो है विधानसभा के, वो लोग जो है राज्यसभा चुनाव में दे दिया किसको? बीजेपी वाले को। ठीक ना, पता ओपन मतदान होता है तभी तो पता चल गया। लेकिन वो लोग अपने पार्टी के ऊपर ही प्रेशर बना दिया, जो वोट दिया था ना उल्टे प्रेशर बना दिया। बोला जो हम कांग्रेस के जो सीएम हैं उनसे नाराज हैं, कांग्रेस हाईकमान को आप उनको चेंज कीजिए, नहीं तो हम लोग त्याग पर देंगे। यानी कांग्रेस ने उन पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाया। ठीक ना, तो देखेंगे ये वाला क्लियर हो गया। एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं,
राज्यसभा के मेंबर को, ये व्यवस्था कहां से लिया गया, किस देश के संविधान से? तो यह जो है व्यवस्था जो है आयरलैंड से लिया गया है। यह व्यवस्था जो है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और जो 233 मेंबर का जो जो इलेक्शन की प्रोसेस है, यह व्यवस्था हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखेंगे राज्यसभा के जो 233 मेंबर आते हैं, कहां कहां से चुन के आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लोकसभा के बिहार से कितने मेंबर हैं? एक मिनट, कितने मेंबर है बिहार से? बिहार से लोकसभा में कितने मेंबर हैं? अभी बताए हैं कितने? बिहार से लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 40 मेंबर चुन के जाते हैं। पार्टी अलग बात है, लेकिन अब देखेंगे राज्यसभा में जो 233 मेंबर का जो इलेक्शन होता है, वो कहां से चुन के जाते हैं? तो 225 प्लस 8, ठीक है। तो 225 विभिन्न राज्यों से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न राज्यों से मतलब 28 राज्य से, 28 राज्य से चुन के जाते हैं। जनसंख्या के आधार पर उनका बंटवारा किया गया है। जैसे सबसे ज्यादा जैसे उत्तर प्रदेश है, 31 मेंबर राज्यसभा में जाते हैं चुनकर। बिहार, हम लोग बिहार को जान लें, बिहार से राज्यसभा में 16 मेंबर जाते हैं। अब देखेंगे 8 मेंबर कहां से आते हैं, तो अभी आपको बता रहे थे राज्यसभा के मेंबर का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितना है जिसके पास अपना विधानसभा है? 3 है। एक है दिल्ली, दिल्ली में सीएम है तो वहां विधानसभा है। एक है पुडुचेरी, यहां पर है। और एक है नया J&K। अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसी साल होने वाला है। निर्वाचन आयोग ने बोला है जम्मू कश्मीर में भी हम इलेक्शन कराएंगे, यानी जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। तो राज्यसभा के 3 मेंबर दिल्ली से चुन के जाते हैं, 1 मेंबर पुडुचेरी से चुन के जाते हैं। तो 3 1 4, और 4 मेंबर कहां से चुन के आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर से। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 233, उसमें से 225 विभिन्न राज्यों से यानी 28 राज्यों से, और 8 मेंबर केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से। और ध्यान रखेंगे बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 3 ही केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताया गया है। तो देख लेंगे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश जरूर है, लेकिन भारत के 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास अपना विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़े। अब देखेंगे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में से बहुमत प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा के कुल 543 निर्वाचित सदस्य, जिसमें 2 मनोनीत सदस्य थे। ये अब तो समाप्त हो गया है। अभी बता रहे थे जो लोकसभा में 2 मनोनीत होते थे, अब यह समाप्त हो गया है।
होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होना चाहिए। अभी कल ही सरकार का गठन होने वाला, आप देखेंगे 272 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 200 से 72 तक भी होगा, 272 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 272 से कम नहीं होगा। किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन को अगर सरकार बनाना है तो 272 मेंबर का उसको समर्थन चाहिए, 272 से ज्यादा भी हो सकता है। देखेंगे यह भी जो हो रहा है, स्थिति बना है, इसी को बोलते हैं त्रिशंकु। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। जो बीजेपी है सर्वाधिक बड़ा पार्टी है जिसको 240 सीट प्राप्त है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस जिसको 90 या 99 है, ठीक ना। तो कोई भी दल के, एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, कोई भी दल एक बार जो है अलग से सरकार गठन करने की स्थिति में नहीं है। कोई भी पार्टी गठबंधन बना के सरकार बनाएगी, ठीक है। कल देश में सरकार का गठन होने वाला है और वही बात आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। कार्यपालिका का चुनाव करना, जैसे सरकार का गठन होता है तो उसी के साथ साथ जो है कार्यपालिका का चुनाव हो जाता है। यानी प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं और उनके साथ साथ कई मंत्री लोग शपथ लेता है, वही होता है कार्यपालिका का गठन। लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है, एक क्लियर। कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये तो आपको बताए हैं जो गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। विधायिका जो संसद है कानून बनाती है और कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। जब भी कार्यपालिका आएगा समझ जाएंगे सरकार, वो यानी सरकार की ही अंग होते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, सब होते हैं। लेकिन आप जानते होंगे भारत में राष्ट्रपति देश के समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, आर्टिकल 53 में कहा गया। लेकिन राष्ट्रपति अपने सहायता के लिए, अपने सहयोग के लिए अधीनस्थ अधिकारियों का गठन करते हैं। यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के खंड 1 के तहत सबसे पहले वह पीएम का नियुक्ति करते हैं और पीएम के सलाह पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 में है। इसी को बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो राष्ट्रपति जो है व्यवहार में नामात्र के प्रधान हो जाते हैं और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद हो जाता है। बात ध्यान रखेंगे, कार्यपालिका प्रमुख, आपसे सवाल अगर पूछेगा भारत में कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन पूछेगा भारत के जो कार्यपालिका है उसके वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तब हो जाएगा पीएम और उसके मंत्रिमंडल, ठीक है। यानी व्यवहार में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान हो जाते हैं, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखेंगे प्रधानमंत्री। देखेंगे प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। देखे होंगे कल ही जो है सदन का नेता जो चुना गया है, कल जो है लोकसभा में सत्ताधारी दल जो कल जो है जो पार्टी जो है वो लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुने हैं, ठीक ना। यानी बहुमत दल के नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। तो सत्ताधारी लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में, तो इसी को बताएं राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। यानी इस राज्यसभा में मेंबर कहां से चुन के आते हैं? विभिन्न राज्यों से। और लोकसभा में मेंबर कहां से चुन के आते हैं? क्षेत्र से, जनता द्वारा डायरेक्ट चुनकर। और इनका चुनाव हम लोग भाग लेते हैं? नहीं। तो इसलिए इसको राज्यों का परिषद कहा जाता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये लोग लोकसभा के मेंबर जो है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। फिर से ध्यान सुनिएगा, लोकसभा के मेंबर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जनता का। जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के आते हैं, इसीलिए इसको जनता का सदन कहते हैं। राज्यसभा के मेंबर जो है
राज्यों के विधानमंडल से यानी विधानसभा के मेंबर चुन के भेजते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है राज्यों का परिषद। कहा जाता है कि राज्यसभा में राज्यों से संबंधित मुद्दा उठता है और लोकसभा में जनता से संबंधित मुद्दों पर प्रश्न उठता है। अग्निवीर की बात हो रहा है, रेलवे में वैकेंसी की बात हो रहा है, यानी जनता से जुड़ा जो मुद्दा होता है लोकसभा में ज्यादा उठने की संभावना आती है। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 238, ये अब 238 नहीं होगा, 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति की द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्लियर? गठबंधन सरकार, अभी देख रहे हो देश में गठबंधन सरकार ही बनने जा रही है, तो गठबंधन सरकार को ही जान लेंगे। गठबंधन सरकार को बोला जाता है साझा सरकार। ठीक है, देखेंगे यूपीए, कभी आप लोग नाम सुने होंगे यूपीए का। देखेंगे इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह जो है लगभग जो है 20 से ज्यादा पार्टी का गठबंधन बनाए थे, एक बार सरकार चलाए थे 2005 में। तो उस समय जो कांग्रेस और उसके जो सहयोगी पार्टी थे उसको बोला गया यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अब ये लोग जो है 2019-24 में कांग्रेस और विभिन्न सारे पार्टी मिलकर फिर से गठबंधन बना लिया और उसका अब नाम रख दिया इंडिया अलायंस। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। यानी ये जो है 2006 में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने थे उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो विभिन्न सारे राजनीतिक दल से जो गठबंधन किया था, अलायंस किया था, उसी को बोला गया था यूपीए। अब देखेंगे एनडीए, देखेंगे भाजपा का स्थापना हुआ था 1980 में। अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ, जिसको आप बीजेपी जानते हैं। बीजेपी का स्थापना अप्रैल 1980 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई अप्रैल 1980 में। प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। अटल क्या बोले, हाँ, तो जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तो उन्होंने विभिन्न सारे राजनीतिक दल से गठबंधन कर लिया, क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो उसका नाम पड़ा एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, अभी भी देख रहे होंगे, देख रहे होंगे 2024 में जो कल लोकसभा का जो चुनाव हो गया, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शपथ लेने जा रहे हैं, पिछले कार्यकाल में यानी 2019 में जब चुनाव हुआ था तो लोग बोलते थे मोदी सरकार, अब बोलने जा रहे हैं क्या, एनडीए सरकार। यानी विभिन्न सारे राजनीतिक दल अब इसमें सहयोग करने जा रहे हैं, जैसे बिहार के जदयू, लोजपा, हम कई सारे, टीडीपी का नाम सुने होंगे, अभी दो पार्टी का ज्यादा चर्चा है, जेडीयू और टीडीपी का। कहा जा रहा है जी इन लोगों के पास जो है सरकार की कुंजी है, ऐसा सुना जा रहा है ना। तो यानी जो साझा सरकार, गठबंधन सरकार का मतलब होता है साझा सरकार, यानी जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो दो पार्टी जो गठबंधन अलायंस करती है, सरकार चलाती है, उसी को बोलते हैं साझा सरकार। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखेंगे यहां पर है प्रश्न काल, क्वेश्चन आवर। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। जब संसद में जाएंगे तब सवाल पूछ लिए जाते हैं, सवाल मेंबर पूछते हैं मंत्री से, सरकार से। तो जो क्वेश्चन आवर होता है 11 बजे से लेकर 11 से 12 बजे के जो बीच की अवधि होती है उसी को बोला जाता है क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल। तो इसमें जो है हमारे जो सांसद लोग होते हैं मंत्री से, सरकार से जो है विभिन्न तरह के सवाल पूछते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रश्न काल। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्ष दल का एक अहम भूमिका अदा करते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। ठीक ना, जब देखते होंगे हमारे जो अब तो लाइव होता है, सब कुछ देखते होंगे यूट्यूब पर, विभिन्न सारे चैनल पर देखते होंगे, जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वाद विवाद करते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो उससे उनको फीडबैक भी मिलता है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को
निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आयाम है। देखेंगे जब हमारे सांसदगण जब सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को सूचित करते हैं, तो इसमें उन लोगों का भी अहम भूमिका हो जाती है और सरकार को वो इंगित करते हैं, दिशा निर्देश भी करते हैं, करा ना, नियंत्रित निर्देशित। तो बहुत सारे जो सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार भी ध्यान उनका जो है उधर जाता है तो निर्देश मिलता है। कानून बनाना, कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम होता है। संसद को बोलते हैं ये विधायिका, जिसका महत्वपूर्ण काम होता है कानून बनाना। देखेंगे संसद में 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, अभी बताए हैं। और देखेंगे अगर इसका अनुच्छेद अगर आपसे पूछे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण है इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 330 में किया गया। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का वर्णन किया गया है। लोकसभा में एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 84 और अनुसूचित जाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। अब देखेंगे लोग और उनके व्यय प्रतिनिधि, तो देखेंगे उनके प्रतिनिधि के विषय में सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। देखते हैं जब सरकार चलाया जाता है, जनप्रतिनिधि होता है, तो उसमें सहमति से सरकार को चलाया जाता है। ठीक है, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके बेफ कामकाज बेफ के बारे में फैसला लेता है। इस बेफ लोकतंत्र का बेफ पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी आवश्यक हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे आपके सवाल हैं, इसको तो सब्जेक्टिव इसकी जरूरत नहीं, हम लोग आगे देखेंगे। देख रहे हैं लोकसभा का जो विभिन्न भारत में विभिन्न राज्यों से जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, कुल सीट 543, समान अनुसूचित जाति जनजाति, यह जो आपका मैप है इसी भारत के संपूर्ण विभिन्न सारे राज्यों से मेंबर चुन के इसमें जाते हैं, उसी को दर्शाया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर कानून की समझ, अगला पॉइंट है कानून की समझ। तो सबसे पहले कानून कैसे बनता है बताएंगे आप लोग? कानून बनता कैसे है पहले बताएंगे। विधायिका के द्वारा कानून बनाते हैं। जैसे मान लीजिए संसद है आपके, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो भारत में क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा में किसी में जो है किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव आता है। लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव को बोला जाता है बिल, हिंदी में बोलते हैं विधेयक। और यह विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह प्रस्ताव क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। भारत में विधि का शासन है। फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे, कल बता रहे थे अनुच्छेद 14, तो उसमें क्या बोला गया है, अनुच्छेद 14 में विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, कल बताए थे ना। तो कह रहा है देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं क्या, कानून। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। भारत में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। ठीक है, विधि का शासन मतलब कानून के शासन, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है और बिना भेदभाव के सभी पर कानून लागू होता है। देखेंगे वही बात कर रहा है, हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर
लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। क्लियर? कानून एवं न्याय भारतीय संविधान में सभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। यानी भारत के संविधान में इस बात का जिक्र है, सभी व्यक्तियों को इस बात का आश्वासन है कि भारत में व्यक्ति को समान न्याय मिलेगा और सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होगा। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त होगा और उस स्वतंत्रता का वो पालन करेंगे। संविधान में सभी को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कल हम लोग मौलिक अधिकार के विषय में बताए थे। भारत में संविधान में नागरिकों को वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ताकि नागरिकों का हित स्वेच्छा से निर्णयों से प्रभावित नहीं हो। यानी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है जिससे उसके अधिकार किसी तरह से बाधित न हो। यानी देखेंगे भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है, किसी भी नागरिकों के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। जैसे हम कल बताए थे आप लोगों को, मानवाधिकार। मानवाधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति को व्यक्ति होने के कारण उनके संपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, ठीक ना, जो अधिकार दिए गए उसे मानवाधिकार कहते हैं। जैसे स्वच्छ पेयजल पीने का अधिकार, स्वच्छ वायु लेने का अधिकार, स्वच्छ भोजन करने का अधिकार, काम पाने का अधिकार। तो भारत का जो संविधान है, देखिए कह रहा है देश के सभी नागरिकों को समान रूप से कानून लागू होंगे। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कानून को है किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं करेगा। कानून एवं न्याय भारतीय संविधान में सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा देता है। यानी जो कानून है व्यक्ति को न्याय भी प्रदान करता है और व्यक्तिगत सुरक्षा भी प्रदान करता है। यानी आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता है, कोई जो है उसे बाधित नहीं कर सकता। देखेंगे इस खंड में कानून, नियमों एवं अधिनियमों, विधिक संस्थानों, आयोगों एवं अधिकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, वैकल्पिक विवाद निपटारे, कानूनी सहायता एवं व्यवसाय इत्यादि से संबंधित जानकारी भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भारत में संविधान में जो है न्यायपालिका की वर्णन की गई है। न्यायपालिका भी भारत में 3 तरह का होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला लेवल पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद वैकल्पिक विवाद निपटारे के लिए, ठीक ना, कानूनी सहायता एवं व्यवस्था इत्यादि से संबंधित जानकारी दी गई है। अब आप जानते होंगे वैकल्पिक विवाद निपटारे के लिए, अब सोच रहे होंगे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के अलावा भी भारत में कई ऐसे जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जैसे हम उदाहरण के लिए बता रहे होंगे, जैसे आप सुनेंगे भारत में मोबाइल कोर्ट है। हाँ, मोबाइल कोर्ट नाम सुने हैं? भारत में मोबाइल कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। अब मोबाइल कोर्ट क्या है, देखेंगे मोबाइल कोर्ट की अवधारणा जो है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसकी अवधारणा दिया था। मोबाइल का मतलब होता है चलंत न्यायालय। मोबाइल का मतलब क्या होता है, चलंत। तो यह जो है एक गाड़ी में होता है और यह जो है गांव के दूर दराज जो है गांव में लोगों के पास जाकर और गांव में जो है लोगों का जो है समस्या को, विवाद को निपटाता है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका मानना था कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पहुंच न्यायालय तक नहीं है, यानी न्यायालय तक वो नहीं जा सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था, त्वरित न्याय और सस्ता न्याय। तो गांव में ही जाकर जो है न्याय देता है मोबाइल कोर्ट। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2008 में हरियाणा से हुआ था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है यह राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य सरकार जो है राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इसका गठन करता है। उसके बाद लोक अदालत, लोक अदालत के नाम सुने होंगे, ये फेमस है यार। लोक अदालत जो है यह अनुमंडल लेवल पर होता है, जिला लेवल पर होता है। यानी इसमें जो है लोगों के आपसी सहमति से निर्णय लिया जाता है, ठीक ना। इस न्यायालय के द्वारा जो फैसला दे दिया जाता है लोक अदालत,
उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें निर्णय जो है सहमति से लिया जाता है। तो वही बात कर रहा है, जो भारत में तो न्यायालय है ही, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, लेकिन वैकल्पिक विवाद निपटारे के लिए भी और कई संस्थाएं हैं। परिवार न्यायालय, परिवार न्यायालय, ठीक ना, इसमें पारिवारिक झगड़ों को जो है, इसमें कोई जो है गवाही की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर अपने बुद्धि विवेक से निर्णय दिए जाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था है। उसके बाद कर रहा है ना, विभिन्न अधिकरण, विभिन्न आयोगों, ठीक है, विभिन्न अधिनियमों, जैसे आप सुनेंगे अधिकरण जो है, सुने होंगे पर्यावरण से संबंधित जो है समस्या निपटाने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। प्रशासनिक सेवा के जो लोग हैं उनके बीच जो समस्या है उनके लिए भी आयोग है। तो इस तरह से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसके लिए विभिन्न सारे जो है व्यवस्था किए गए, ठीक है ना। पर्यावरण से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है बड़े बड़े शहर में, तो उसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, पर्यावरण के किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक ना, तो उसके लिए जो है बड़े बड़े शहर में, जैसे दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, कोलकाता हो, इन सब शहरों में ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। आप इसके विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं एवं निःशुल्क विधि सेवा योजना के बारे में जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर लिख रहा है निःशुल्क विधि सेवा योजना, ठीक ना। भारत के संविधान में जब जाएंगे तो कहा गया है भारत के लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है पैसा नहीं है, वो लोग सक्षम नहीं है, तो उनको जो है निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। उसका वर्णन अनुच्छेद 39 के में है। इस विषय से संबंधित प्रलेख एवं प्रपत्र भी इस खंड में उपलब्ध है। आएंगे प्राचीन भारत। आइए प्राचीन भारत के संबंध में देखते हैं। असंख्य स्थानीय कानून थे प्राचीन भारत में। अक्सर एक जैसे मामलों में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे, जैसे औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन का मतलब आप लोग समझते हैं? अगर आप लोगों से पूछा जाए औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है तो क्या बताएंगे? देखेंगे औपनिवेशिक शासन का मतलब हुआ जब किसी एक देश के द्वारा जब दूसरे देश पर शासन किया जाता है तो उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। जैसे भारत जो है, इसका उपनिवेश जो है भारत के ऊपर अंग्रेज शासन कर रहा था ना, उसी को बोलते हैं औपनिवेशिक व्यवस्था। कानून पर आधारित व्यवस्था है। जैसे जैसे परिपक्व होती है, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म हो जाता है। पहले देखते होंगे, पहले औपनिवेशिक काल में अंग्रेज जो है भेदभाव करते थे। क्या करा है? जाति के आधार पर, जैसे वो लोग अंग्रेज और इंडियन के बात करते थे, जाति के आधार पर भी भेदभाव होता था, उस समय सजा दिए जाते थे अंग्रेज के समय। औपनिवेशिक कानून, भारत में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। भारत में शासन की शुरुआत कौन किया था? अंग्रेजों ने। भारत में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। देखेंगे होंगे अभी आप कोई गलती करते हैं तो आपको दंड मिलता है, चोरी करते हैं, मृत्यु करते हैं, हत्या करते हैं तो सुने होंगे आईपीसी, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, ठीक ना, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब का नाम सुनते होंगे। यह दंड प्रक्रिया है जो अंग्रेजों के द्वारा ही शुरू किया गया था और आज भी जो है इसी के तहत जो है लोगों को दंड दिया जाता है। अब हाल ही में सरकार ने अपना जो है कानून में इसमें परिवर्तन किया है जो 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है। इसीलिए मान मनेपन पर आधारित था, ठीक है। 1870 का संविधान अधिनियम देखेंगे। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के समय में 1870 में कौन सा कानून आया था? अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाया जाता था। बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। मैंने बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कब? अंग्रेजों के शासनकाल में। अब देखेंगे कानूनों की समझ।
रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आता है। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाल सकती थी। इसी को काला कानून कहा गया था और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में जो है इंडियन लोगों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन करके सभा किया जा रहा था, जिसमें अंग्रेजों ने गोली चलवा दिया था। जालियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, इसी रॉलेट एक्ट जो आया था जिसको काला कानून कहा गया था, इसमें कानून में क्या था, जो बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जो है जेल में डाला जा सकता है। ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, ये वाला रॉलेट एक्ट समझ गए। बहुत सारे बिना जो है व्यक्ति पर मुकदमा चलाए व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था। क्या बोले? वो सब भी था, लेकिन मेन जो है ना ये वाला भी था। इसी के विरोध में ना जालियांवाला में जो सभा हो रहे थे जिस पर उन्होंने गोली चलवाया था। हाँ, और उसका विस्तार है वो वाला जो आप बोल रहे हैं। ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में जो है, इसमें देखिएगा संशोधन क्या हुआ था। बेटे बेटियों और उनकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। ठीक है, यानी पिता के संपत्ति में बेटा को भी मिलेगा, बेटी को भी मिलेगा, उनकी माँ को भी मिलेगा। कानून किस तरह बनते हैं? कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। संसद घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए भी कानून बनाते हैं। तो संसद में विभिन्न सारे जो है विधेयक आते हैं और लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट जब सिग्नेचर कर देते हैं तो कानून का रूप धारण कर लेता है। अब देखेंगे घरेलू हिंसा, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, तो चोट पहुंचाता है या मारपीट करता है, शारीरिक या भावनात्मक रूप से उन्हें सताता है, तो वह क्या कहलाता है? घरेलू हिंसा कहलाता है। देखेंगे सरकार ने घरेलू हिंसा को रोकथाम करने के लिए कानून बना दिया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया 2005 में, जिसमें अगर किसी भी महिला के साथ जो है घरेलू हिंसा होता है तो इस पर जो है तुरंत जो है केस होगा और यह जो है केस महिला उत्पीड़न से संबंधित केस है, जिसके द्वारा बहुत कठोर से कठोर सजा दिए जाते हैं। और देखेंगे बाद में जो है सार्वजनिक स्तर पर भी भेदभाव किए जाते हैं, उसके लिए जो है 2023 में भी 13 में भी सरकार कानून बना दिया है। घरेलू स्तर पर भी और जो है किसी भी संस्थान में आप जॉब करते हैं वहां भी महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके लिए भी कानून बना दिए हैं सरकार ने। नागरिकों की आवाज, टेलीविजन रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और वक्त की जा सकती है। नागरिकों की आवाज जो है टेलीविजन के द्वारा, अखबार के द्वारा, संपादकीय के द्वारा, रेडियो प्रसारण के द्वारा इस समस्याओं को उठाया जा सकता है। ठीक है। अब तो देख रहे होंगे इनके साथ साथ जो अब सोशल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नागरिकों के जो है आवाज उठाए जाने लगे। ठीक है। अलोकप्रिय, कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित हो जाती है। कभी कभी जो है सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है जो अलोकप्रिय हो जाते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं, जैसे अभी देश में चल रहा है अग्निवीर, अग्निवीर चल रहा है। अभी देख रहे होंगे, सुने होंगे आप, कल या परसों जो है कंगना रनौत को जो है एयरपोर्ट पर किसी जो है सीआईएसएफ के महिला कांस्टेबल ने उनको थप्पड़ मारा। उसमें मामला क्या था, जब दिल्ली में किसानों लोगों का आंदोलन चल रहा था, सरकार ने किसान के लिए एक कानून बनाया था, कृषि बिल पारित किया था, जिसके विरोध में दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहे थे। उसी समय उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। तो वही बात करें, सरकार कभी कभी कुछ ऐसा कानून बना देती है जो देश के लोग इसके स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट उनका शायद था जो उसमें ऐसे भी लोग आ जा रहे हैं जो पैसा पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसान नहीं है, इसीलिए उनको बुरा लगा था। वो बोल रहे थे कि मेरे माँ किसान है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो यानी कह रहे अलोकप्रिय, यानी संसद कई बार जो है कभी कभी ऐसा कानून पारित कर देती है, कानून बना लेती है जिसके लोग विरोध करते हैं। जब जब लोग कानून का विरोध करते हैं तो वह अलोकप्रिय हो जाता है। जैसे हम दो आपके सामने बता दिए, अग्निवीर योजना, जिसके देश के कई नौजवान लोगों ने जो सेना के तैयारी करने वाले लोग हैं उसका विरोध किए। किसान के लिए जो बिल आया था उसका भी विरोध हुआ, आलोचना। तब लोग उस कानून को आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट कर सकते हैं। आप देखे होंगे जब अग्निवीर योजना आया तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन इतना किया, यहाँ तक कि कई रेलवे स्टेशन को क्षति पहुंचाए गए, किसान आंदोलन हुए, किसान बिल पारित हुआ था। तो इस तरह से होते हैं। क्या सर आ गए हैं क्या? चलेंगे आगे, देखेंगे दमनकारी कानून। देखेंगे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। कई बार सरकार जो है ऐसे कानून बना देते हैं जिससे जनता जो है असहज महसूस करती है। उनका मानना होता है कि सरकार हम पर दमन कर रही है, तो उसके विरोध में भी, सरकार के विरोध में लोग आवाज उठाते हैं। संशोधन, संशोधन का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? जो कानून बना हुआ है जो भारत के संविधान में पहले से, उसको सुधार करना अमेंडमेंट होता है। यदि अदालत को ऐसा लगता है, अदालत के सेंस में करा है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। यहाँ ध्यान रखेंगे, कर रहा है यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं। तो जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 13 और सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 137, इसमें जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की अधिकार का वर्णन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के। इसमें कहा गया है जो हमारे संसद के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है और वह कानून नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करता है या संविधान का उल्लंघन करता है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट जो है निरस्त या शून्य कर सकता है, यानी रद्द कर सकता है। वही यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है, ठीक है, तो वह उसमें संशोधन यानी सुधार करने के लिए कहेगा या उसे रद्द कर सकता है, ठीक ना। यह आपको न्यायालय को अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 13 में इसका वर्णन। नागरिकों की भूमिका, जैसे इसका उदाहरण एक बता दे रहे हैं, सुनिए इसका उदाहरण देख लेंगे रद्द करने वाला। जैसे 2014 में सरकार ने एक कानून बनाया एनजेएसी। एनजेएसी क्या होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों का नियुक्ति होता है तो वह एक कोलेजियम व्यवस्था से होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, और वह लोग जो है नामों का सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं, ठीक है। सरकार ने बोला नहीं, अब जो है न्यायालय में जो न्यायाधीश का नियुक्ति होगा एनजेएसी से होगा, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमेटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यानी अब जो नियुक्ति होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का, उसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहेंगे, कानून मंत्री रहेंगे, ये सब लोग नामों का सिफारिश करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, यह जो है गलत है। 2015 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। बोला जो कार्यपालिका यानी सरकार न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यह रद्द हो गया कि नहीं, ठीक ना। और क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का नियुक्ति कैसे होता है? कोलेजियम से। कोलेजियम का मतलब होता है एक चीफ जस्टिस और 4 अन्य न्यायाधीश, यानी 5 लोगों का समूह होता है, और यह लोग जो है राष्ट्रपति को नाम सिफारिश करते हैं। जिन नामों का नाम का सिफारिश करते हैं उस नाम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का नियुक्ति हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनका जो नियुक्ति होता है, जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नियुक्ति होता है वरीयता के आधार पर। यानी इनके बाद जो अभी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके बाद जो वरिष्ठ होंगे वो सीजेआई बन जाएंगे।
जो कि अन्य न्यायाधीशों का नियुक्ति होता है तो एक कोलेजियम से होता है। ठीक है, अब देखेंगे नागरिकों की भूमिका। निर्वाचित प्रतिनिधियों, अखबारों और अन्य संचार माध्यम से लोगों की भागीदारी और उत्साह से संसद को सही तरीके से कार्य करने में मदद मिलता है। यानी लोग जब सक्रिय होते हैं, फिर निर्वाचित प्रतिनिधि, अखबार और अन्य संचार माध्यम से लोग जो है भागीदार बनते हैं और उत्साह जगाते हैं। अब तो सोशल मीडिया का इसमें भागीदारी ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग न्यायपालिका। देखेंगे न्यायपालिका के विषय में हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं भारतीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट के 3 अंग बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का लोकतंत्र को बचाए रखने में, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अभी लोग बता रहे थे, अभी सुने होंगे आप लोग, अभी इलेक्शन के दौरान एक शब्द आ रहा था जो संविधान परिवर्तन हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसा शब्द आ रहे थे ना। क्या ऐसा संभव है? ऐसा नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए जिम्मेदारी किसको सौंपा गया है? न्यायपालिका को। और अभी हम बता रहे थे अगर संविधान बदलने के लिए लोकतंत्र के लिए संसद में परिवर्तन होगा, तो संसद में परिवर्तन होगा, इसके लिए संशोधन करना होगा। तो जब संशोधन होगा तो आप जानते हैं न्यायपालिका जो होता है संविधान का रक्षक होता है, कहा गया ना। तो जब अगर संसद अगर कोई संशोधन कर देता है, अगर वह संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त नहीं करेगी। तो कैसे कर देंगे? आपको अभी बता रहे थे, सरकार ने बोला जी अब न्यायपालिका का जो नियुक्ति होगा, न्यायपालिका में जो न्यायाधीश है उनका नियुक्ति कोलेजियम से ना होकर एनजेएससी से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया कि नहीं? निरस्त कर दिया। तो न्यायपालिका भी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। ठीक ना, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, तो तीनों में जो है संतुलन बनाए रखा गया है और इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यायपालिका की क्या भूमिका है देखेंगे। विवादों का निपटारा, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों का हल करती है। केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा हो जाए किसी मुद्दा पर, या दो या दो से अधिक राज्यों में झगड़ा हो जाए, तो विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही है। देखेंगे न्यायिक समीक्षा को बोलते हैं जुडिशियरी रिव्यू। रिव्यू मतलब होता है समीक्षा करना, समीक्षा मतलब होता है विचार करना। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास है। ठीक ना, तो संविधान की व्याख्या करना, अगर संविधान में कुछ ऐसे टर्म है जिसका स्पष्ट वर्णन नहीं है तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है। कानून की रक्षा करना, तो भारत में बोला गया है, भारत में जो है कानून का राज है, कानून का शासन है। तो कानून लागू हो रहा है कि नहीं, कानून सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका परीक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वह न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय उनके अधिकारों को लागू करवाता है। कहा गया ना भारत में जो है विधि का शासन है। तो विधि का शासन है तो लागू होगा कि नहीं हो रहा है वो देखता कौन है? न्यायपालिका देखता है। तो उसी तरह कानून की रक्षा करने वाला होता है। अनुच्छेद 21, यहाँ पर स्पष्ट अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या कहता है देखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 की गई थी। यहाँ पर जीवन जीने की स्वतंत्रता को देख लेंगे। जीवन जीने का अधिकार कहता है
भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उनको जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी वह जो है व्यक्ति मान सम्मान के साथ जीवन जी सकता है, ठीक ना, अनुच्छेद 21 में है। और इसी को बोला गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इसको जितना बार सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने हिसाब से जो है इसका विस्तार किया, व्याख्या किया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट में जब इसका गया मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी को बोलते हैं जीवन जीने की स्वतंत्रता। यानी भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो बोला जी सिर्फ प्राण का अधिकार से जो है व्यक्ति जो है गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता है जब तक उसे दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त न हो। अब देखेंगे दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक सुख, भौतिक, और एक होता है नैतिक। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था 1978 में, जब मेनका गांधी का आप लोग नाम सुने होंगे। मेनका गांधी को जो है विदेश जाने के समय जो है उनके पासपोर्ट को एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया था। तो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो केस बना मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो सिर्फ दैहिक स्वतंत्रता जो है भौतिक सुख तक सीमित नहीं है, जब तक व्यक्ति को दैहिक सुख प्राप्त नहीं होगा, शारीरिक सुख, दैहिक सुख प्राप्त नहीं होगा, तब तक वह व्यक्ति मान सम्मान के साथ नहीं जी सकता। मतलब समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विदेश भ्रमण का अधिकार वह आर्टिकल 21 के तहत वह जीवन जीने की स्वतंत्रता है। यानी विदेश भ्रमण नहीं करेगा व्यक्ति तो वह मान सम्मान के साथ नहीं जी सकता है। तो देखेंगे क्वेश्चन में विभिन्न सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इंडिया में आप कहीं भी घूम सकते हैं, उसका वर्णन अनुच्छेद 19 में वर्णन है, लेकिन पूछेगा विदेश भ्रमण का अधिकार तो अनुच्छेद 21 में है। अब देखेंगे भौतिक सुख का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए आपको इस घर में बंद कर दिया जाए, जैसे जेल में बंद होते हैं, और जितने सुख सुविधा मांगे आपको दे दिया जाए, तो आपको प्राण का तो अधिकार प्राप्त हो गया, यानी मरेंगे नहीं, क्लियर है, लेकिन आपको दैहिक सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है अपने जो है जब विश्लेषण करता है, जब इसका व्याख्या करता है, तो कई बार बोला, जैसे राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार 2017 में सुप्रीम कोर्ट बोला, ठीक ना, बोला ना, यानी आप अपने बातों को गोपनीय रख सकते हैं, आर्टिकल 21 के तहत। बाबा रामदेव जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे, पुलिस उनको रात में जगा दिया और पकड़ने आया। सुप्रीम कोर्ट बोला जब कोई व्यक्ति गहरी निद्रा में सो रहा था आप जगा नहीं सकते हैं, वह उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक ना। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मनपसंद शादी करने का अधिकार, आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का स्वतंत्रता। ठीक है, आप देखेंगे स्वतंत्र न्यायालय, स्वतंत्र न्यायालय क्या होती है, ठीक है। तो देखेंगे भारत में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, हम लोग यह यूएसए से लिए गए हैं। ऐसे भी गवर्नमेंट के जो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें बोला गया है जो न्यायपालिका हो या विधायिका हो या कार्यपालिका हो, किसी के कार्यों में एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सभी स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। न्यायपालिका का स्वतंत्रता या न्यायिक स्वतंत्रता का आश्रय यह है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है, यानी न्यायपालिका के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अंग से या किसी अन्य निजी हित समूह से अनुचित तरीके से प्रभावित न हो, यह महत्वपूर्ण परिकल्पना है। अभी हम बता रहे थे एनजेएससी वाला, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला था, सरकार ने बोला कि अब न्यायाधीशों का जब नियुक्ति होगा उसमें सरकार भी भाग लेगा। एनजेएसी, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमेटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में निरस्त कर दिया और बोला कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।